Hello everyone, welcome back to Biologics. This is lecture 4 of cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division के हमने पहले 3 lectures में काफी सारी चीजें complete कर ली हैं and actually half of the chapter we have already completed. And इस वाले lecture में हम लोग try करेंगे कि हमारा जो आखिरी lecture है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा meiosis बचा है, तो meiosis में हम लोग बहुत जल्दी complete कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें direct chapter की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि I hope आपने लास्ट टॉपिक देखा होगा, आपने लेक्चर 3 देखा होगा, क्योंकि लेक्चर 3 में मैंने सारा का सारा माइटोसिस कंप्लीट कर लिया है और माइटोसिस के जितने भी फेजेस हैं और उससे पहले जितने भी सेल साइकिल वगैरह है, हमने सारी चीजें पहले के 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे। चलिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जो माइटोसिस है ना, आपका जो एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज है, आपका जो एक्चुअल एम फेज है, उसमें आते हैं आपके 2 फेज, साइटोकाइनेसिस एंड कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा होता है। इन अदर सेंस साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड हो जाता है तो एक सेल से हमारे 2 सेल्स बन जाते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पेरेंट सेल है, ठीक है, इसने क्या कर लिया, अपना कैरोकाइनेसिस ये बंदा करके आया था, तो इसने बोला कि अब क्या करता हूँ, साइटोकाइनेसिस कर देता हूँ। साइटोकाइनेसिस करने से इसके एक से आपके कितने 2 सेल बन जाते हैं, किसमें, आपके माइटोसिस में। अब देखिए यार, आपका ना हर बार कैरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जनरली आपका कैरोकाइनेसिस जब हो गया तो उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस ही होने होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। किसमें नहीं होता? जैसे मान लीजिए आपने एक सेल था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, उसने क्या किया, कैरोकाइनेसिस किया, ठीक है, कैरोकाइनेसिस किया, लेकिन उसके बाद इसके अंदर कैरोकाइनेसिस होने के बाद 2 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर साइटोकाइनेसिस क्या हुई भाई, नहीं हुई, ठीक है। तो ये बंदे ने क्या कर लिया, फिर से कैरोकाइनेसिस कर लिया, फिर से क्या कर लिया, कैरोकाइनेसिस कर लिया। अब यहाँ पे हो चुकी है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। क्या हो चुके हैं भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यानी एक सेल में ही बहुत सारे आपके क्या हो चुके हैं, न्यूक्लियस। ये कंडीशन गिव राइज करती है किसको, एक कंडीशन को जिसका नाम है सिंसिटियम। क्या नाम है भाई, सिंसिटियम। और इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने नारियल पानी पिया है, नारियल पानी पिया है आपने, आपका जो नारियल पानी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो है, ये कोकोनट वाटर है, वेरी हेल्दी फॉर यू नो द बॉडी एंड ये वो और कुछ नहीं बल्कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जिसमें एक सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। एक सेल के अंदर बहुत सारा कैरोकाइनेसिस होने की वजह से आपका जो भी आप पी रहे होते हैं वो क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है आपके लिक्विड एंडोस्पर्म के रूप में। आई बात समझ, किसमें, आपके कोकोनट में। अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट क्या करना है कि हर बार आपका साइटोकाइनेसिस हो कैरोकाइनेसिस के बाद, ऐसा जरूरी नहीं है। और उसका एग्जांपल क्या है, आपके एंडोस्पर्म ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। इसको लिख लीजिए, ये जनरल एक छोटी सी नॉलेज जो आपके एनसीईआरटी में है वो मैंने आपको दे दी। अब हम इसके बाद एक्चुअल नॉलेज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा मियोसिस। चलिए, आई होप आपको लास्ट का छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। अब देखिए, मियोसिस ना हमारे पूरे सेल साइकिल का एक्चुअली सारी चीजें जरूरी है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत जरूरी भी है। ये क्यों ऐसा है मैं आपको बड़े आराम से बताती हूँ। अब पहले मैं आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड समझा देती हूँ। ह्यूमंस में डिप्लॉयड कंडीशन कब बोला जाएगा और हैप्लॉयड कंडीशन कब बोला जाएगा। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन सेल डिप्लॉयड भी हो सकता है और हैप्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। डिप्लॉयड बोले तो 2n, हैप्लॉयड बोले तो n। 2n कब होगा, 2n कौन सा सेल होगा, डिप्लॉयड सेल कौन सा सेल होगा, वो सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 46 क्रोमोसोम्स होंगे भाई, कितने, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल। आई बात समझ, क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल। उनकी प्लॉयडी क्या है, 2n।
आई बात समझ। लेकिन अगर कोई ऐसा सेल मिल गया मुझे मेरी बॉडी के अंदर जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे भाई, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूंगी कि मेरे उस पर्टिकुलर सेल की प्लॉइडी क्या है, N, यानी वो कैसा सेल है, मेरा हैप्लॉइड सेल है। अब मैं क्या बताती हूँ, बड़े आराम से सुनिएगा। अब मेरी जो बॉडी है, यानी या फिर किसी भी ह्यूमन की अगर आप बॉडी ले लें तो उनके बॉडी के अंदर हर एक सेल की प्लॉइडी आपको डिप्लॉइड मिलेगी। लेकिन एक सेल ऐसा है, हर इंसान के अंदर उनका एक सेल ऐसा है जिसके अंदर की प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, और वो सेल है हमारे गैमेट्स। कौन है भाई, हमारे गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो गैमेट्स है ना, इनको हैप्लॉइड होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए ह्यूमन की बॉडी, मान लीजिए मैं ऐसा ह्यूमन बना रही हूँ, ठीक है मेरा ह्यूमन ऐसा ही बनता है, ये मेरा है ह्यूमन। अब मैं ह्यूमन को बोल रही हूँ कि ह्यूमन की बॉडी का हर सेल कैसा है, डिप्लॉइड। ह्यूमन की बॉडी का हर सेल एक्सेप्ट गैमेट, गैमेट को छोड़ के बाकी सारे सेल्स कैसे हैं मेरे, हैप्लॉइड है। गैमेट बोले तो मेल के केस में कौन, स्पर्म, फीमेल के केस में कौन, ओवम। ठीक है, आगे जाके हम लोग इसको oocytes वगैरह भी बोलेंगे, वो तो बहुत बाद की बात है। खैर यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ह्यूमन है, ये आपके भाई साहब है। अब ह्यूमन के बॉडी में सारे सेल्स 99% ऑफ सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, सही बात है, यानी कि इनकी प्लॉइडी कैसी है, 2n। तो क्या ये पूरी बॉडी भी डिप्लॉइड होगी, क्या हम पूरे एक एज एन ऑर्गेनिज्म हम लोग एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ह्यूमन क्या हो गया भाई, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब हमको ये पता है कि एक ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो मेल से एक गैमेट आना चाहिए और फीमेल से एक गैमेट आना चाहिए। ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तब जाके एक जाइगोट बनाएंगे, समझे, तब जाके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब दो कंडीशन लेते हैं, ठीक है। केस 1, स्पर्म और ओवम को रखते हैं हम लोग कैसा, 2n रख देते हैं, डिप्लॉइड रख देते हैं, ठीक है। स्पर्म को भी 2n, ओवम को भी 2n, कितना रख दिया भाई, स्पर्म को 2n, ओवम को 2n। जाइगोट कैसा बनेगा, इन ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, कैसा बनेगा, 4n बनेगा। 4n तो हमारी बॉडी नहीं है, हमारी ही बॉडी नहीं है 4n, हमारी बॉडी है क्या 4n, है ना, हमारी बॉडी डिप्लॉइड है, यानी कि 2n होना चाहिए। लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं भाई, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा तो जाइगोट 4n होना चाहिए, 4n की तो बॉडी ही नहीं है। इसीलिए सेकंड केस की जगह जब हम बात करें, अगर मैंने स्पर्म को हैप्लॉइड रखा और ओवम को भी हैप्लॉइड रखा और फिर जाके जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा जाइगोट कैसा बनेगा, 2n। और इसके बाद जो ह्यूमन बनेगा, इसके बाद जब वो जो जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, फिर इससे वो आगे जब पूरा डेवलपमेंट होगा और फिर जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, आपका डिप्लॉइड, जो आपको चाहिए था। सही बात है, इसीलिए आपके गैमेट्स का हैप्लॉइड होना जरूरी है, आपके बाकी ऑर्गेन्स का डिप्लॉइड होना जरूरी है, क्योंकि वी आर अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब देखिए यार, मियोसिस को हम लोग बोलते थे रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस को हम लोग बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन। यानी क्या होता था कि माइटोसिस के टाइम पे ना क्या होता था कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, उसने माइटोसिस की प्रोसेस की, तो उसके जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो दोनों में सेम चीजें जाएंगी। आई बात समझ। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि अगर माइटोसिस में पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो उनके बाद जो डॉटर सेल बने हैं उनमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46। लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में अगर पेरेंट सेल में है आपके 46 क्रोमोसोम्स, तो सबसे आखिरी में जो आपके डॉटर सेल्स बने हैं, डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, उनमें हो जाते हैं आधे क्रोमोसोम्स, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स। आई बात समझ। तो यानी कि यहां से फिर 2 बनते हैं। ये कैसे होता है ये तो मैं आपको बड़े आराम से बताऊंगी, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और इनकी प्लॉइडी होती है n n n n की,
और पेरेंट सेल की प्लॉइडी होती है 2n की। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। आई होप आपको इन दोनों का मतलब समझ में आया होगा। सिंपल सा मतलब है इक्वेशनल, इक्वल है ना, तो इक्वल डिवीजन होता है किसका, हमारे क्रोमोसोम्स का। अगर पेरेंट की प्लॉइडी 2n होगी तो बच्चों की प्लॉइडी भी कितनी होगी, 2n होगी। लेकिन मियोसिस क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, पेरेंट सेल की प्लॉइडी 2n हो जाती है, आखिरी में जो 4 डॉटर सेल्स आते हैं उनकी प्लॉइडी हो जाती है n, यानी कि नंबर कैसा हो जाता है, आधा। अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको मियोसिस के बारे में कुछ और खास बातें बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग एक्चुअल मियोसिस की प्रोसेस में होता क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, मियोसिस जो है हमने देखा था माइटोसिस में डायरेक्टली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर उसके बाद डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मियोसिस में होते हैं 2 टाइप्स। ठीक है, मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 जो है ये होता है एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस, यानी माइटोसिस में हमने जितनी चीजें पढ़ी थी सेम होती है किसमें, हमारे मियोसिस 2 में। यानी इसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, जो चीज वहां लिखी अगर उस चीज को आप यहाँ पे लिख दोगे तो वो चीज सही हो जाएगी। ठीक है, बीच में आपका एक फेज आता है इंटरकाइनेसिस का। ठीक है, मियोसिस 1, इंटरकाइनेसिस एंड फिर मियोसिस 2। अब इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरफेज जो है वहां पे एक सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता हूँ, मैं क्या है डिफरेंट प्रोटीन्स बना लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ ऐसे कुछ चीजें बना लेता हूँ जो कि माइटोसिस में मेरे लिए जरूरी है, मैं सेंट्रियोल्स को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। लेकिन इंटरकाइनेसिस जो है वो बस छोटा सा रेस्टिंग फेज है। ठीक है, सिर्फ क्या है, ओनली अ रेस्टिंग फेज। क्या है भाई, ओनली अ रेस्टिंग फेज। यहां पे जो आपका सेल है एक्चुअल में रेस्ट कर रहा होता है, यानी कि यहां पे नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जैसी बड़ी बड़ी चीजें, कोई भी चीज डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ये वो कोई भी चीज जो आपकी होती थी किसमें, इंटरफेज में, वो आपकी इंटरकाइनेसिस में नहीं हो रही होगी। आई बात समझ। इसीलिए ये जो इंटरकाइनेसिस है ये बस मियोसिस और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है कि हाँ भाई मियोसिस 1 हो जाता है तो सेल को थोड़ा सा क्या दे देते हैं, आराम दे देते हैं। अभी अभी जस्ट डिवाइड करके आया है, आगे भी फिर डिवाइड करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ उसको थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज आप पेपर देकर आए, ठीक है, अभी मैं आपको बोल दूं कि हाँ भाई अभी पेपर दे के आए हो, अभी चले जाओ, निकल जाओ, दूसरा पेपर दे दो, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, है ना। आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे एक रात सोने दो, मैं एक रात सोऊंगा, थोड़ा पढ़ूंगा, ये वो करूंगा, उसके बाद मैं कल जाके दूसरा पेपर देकर आऊंगा। साथ ही ऐसा ही हमारा क्या बोलता है, इंटरकाइनेसिस बोलता है ठीक है भाई अभी तुमने एक डिवीजन कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, आप मियोसिस 2 क्या कर लो, परफॉर्म कर दो। आई बात समझ, पक्का इतनी बात समझ में आई। अब मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है। यहाँ पे मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, बस यहाँ पे 2 2 2 2 लिखते जाना, वहां पे 1 1 1 1 लिखते जाना। लेकिन प्रोफेज 1 जो है ना, पूरे मियोसिस का सबसे बड़ा फेज है, सबसे बड़ा स्टेज है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेज में ना और 5 आपके स्टेजेस आते हैं। कौन से? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ठीक है, आपका पूरा प्रोफेज 1 जो है ये इतना बड़ा फेज है आपके पूरे मियोसिस का कि ये और 5 फेजेस में डिवाइडेड है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ये सब क्या है ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं।
चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फेज से, जो कि है हमारा मियोसिस वन का प्रोफेज 1, उसमें भी प्रोफेज 1, उसमें भी कौन भाई, उसमें भी कौन, लिप्टोटीन। कौन भाई, आपका लिप्टोटीन। अब देखिए प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज 1 इज द फर्स्ट फेज, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लिखना चाहिए, आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट फेज इन मियोसिस। ठीक है, पूरे मियोसिस में मियोसिस 1 भी और मियोसिस 2 भी, दोनों को मिलाकर भी अगर मैं बोलूं तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज और सबसे लार्जेस्ट फेज और सबसे पहला फेज कौन है आपका, प्रोफेज 1। ये इतना बड़ा है, इतना लॉन्ग है कि इसको आगे जाके और 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। मैंने वो सारे आपको लास्ट स्लाइड में लिखा दिए थे, तो यहाँ मैं नहीं लिखाऊंगी, यहाँ हम लोग सीधे लिप्टोटीन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लिप्टोटीन बहुत ही सिंपल सादा सा फेज है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये इसमें ये बताता है ना कि क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपके क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, विजिबल यानी दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है लिप्टोटीन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब माइटोसिस पढ़ा रही थी कि प्रोफेज में आपका क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है, सॉरी, क्रोमैटिन मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, वो क्या करना चालू कर देता है, अपने आप में रैप होना चालू कर देता है, कंडेंसेशन चालू कर देता है ना। तो यहाँ पे लिप्टोटीन लिखा है, याद कैसे रखेंगे, लिप्टो है ना, तो यानी कि लिपट रहा है, बहुत लिपट रहा है आपका कौन, जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल जिस फेज में लिपट रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट कर चुका है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिप्टोटीन। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप बिल्कुल एकदम बिना देखे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल occurs throughout लिप्टोटीन। ठीक है, पूरे लिप्टोटीन में आपका क्या हो रहा होता है, कंडेंसेशन हो रहा होता है, किसके, आपके जेनेटिक मटेरियल का, क्या बन रहे होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, और वो किसमें विजिबल होते हैं, आपके लाइट माइक्रोस्कोप में। ये आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से, अब इसके बाद मेन चीजें स्टार्ट होगी। इसके बाद दूसरा स्टेज जब आएगा जाइगोटीन, तो जाइगोटीन से आपकी मेन चीजें स्टार्ट होगी, इसको आप लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हमारे प्रोफेज में जो हमारा दूसरा फेज होने वाला है, जो कि है जाइगोटीन, उसमें हमारी कुछ बहुत बढ़िया चीजें होती है। पहली चीज होती है साइनेप्सिस। अब ये साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस सिंपली मींस, क्या आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पता है क्या भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी ऐसे क्रोमोसोम, मान लीजिए कि ये दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के अगर इस लेवल पे, इस क्रोमोसोम के अगर इस लेवल पे अगर हाइट का जीन है, तो इस क्रोमोसोम के भी इस लेवल पे क्या होगा भाई, हाइट का जीन ही होगा। अगर इस लेवल पे है हेयर कलर का जीन, तो इस लेवल पे भी क्या होगा, हेयर कलर का जीन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके सेम लेवल पे सेम टाइप ऑफ जीन्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये लोग क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो साइनेप्सिस मतलब कि ये दोनों होमोलोगस जो है पास आएंगे और एक दूसरे से क्या करना चालू कर देंगे, पेयर करना चालू कर देंगे। तो साइनेप्सिस इज अ प्रोसेस इन विच पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स। ठीक है, साइनेप्सिस के प्रोसेस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही होती है। ये दोनों क्या है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा इसको। दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी।
साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स यानी कि मान लीजिए कि ये दोनों क्या आ गए, पास पास में आकर इन दोनों ने क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। अब मुझे थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि ये दो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये दोनों क्या आ गए, पास पास आ गए, और इन दोनों ने क्या बना ली भाई, पेयरिंग बना ली। इसको मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही, लेकिन मान लीजिए कि ये आपका एक क्रोमोसोम था, जादू लग रही है ना, तो ये आपका एक क्रोमोसोम, इसको पकड़ो भाई, और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, और नीचे तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये दोनों जब साथ में आएंगे तो ऐसे पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब ये पेयरिंग करेंगे तो इनके बीच में कोई तो ग्लू होना चाहिए, सही बात है। तो वो इनके बीच में जो ये ग्लू का काम करेगा ना, जो ग्लू का काम करेगा, इसका नाम होगा आपका साइनेप्टोनेमल। मैं फिर से क्यों लिख रही हूँ, लिख देती हूँ, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। क्या बोलते हैं भाई, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोल सकते हैं। तो द होमोलोगस साइनाप्स, ऐसे लिखते हैं, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस is called bivalent और a tetrad, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जाइगोटीन में क्या हुआ है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं फिर से एक बार इसको समझाने लगी तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे फिर से पूछिएगा, ये लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको जाइगोटीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट फेज की तरफ बोलना चाहिए, जो कि हमारा पैकेटीन, ठीक है। ये जो पैकेटीन है ना, ये आप बोल सकते हैं कि पूरे आपके प्रोफेज 1 का लॉन्गेस्ट फेज है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि आपका जो जो पैकेटीन है, वो आपके पूरे प्रोफेज 1 जो कि लॉन्गेस्ट फेज है आपके पूरे सेल डिवीजन में, चाहे आप माइटोसिस की बात करो, चाहे आप मियोसिस के किसी भी प्रोफेज की बात करो, प्रोफेज 1 जो है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, कंपेयर टू प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का, वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, राइट। लेकिन प्रोफेज 1 को फिर हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इन पांचों में अगर हम कंपेयर करें तो पैकेटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज। आई बात समझ? तो इस लाइन का मतलब आया होगा, अब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये क्यों सबसे बड़ा फेज है मैं आपको बताती हूँ बड़े ही जल्दी। ये सबसे बड़ा फेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पे जो आपके टेट्राड्स होते हैं ना, जो आपके क्रोमैटिड्स होते हैं, जिनको हम लोग बाइवेलेंट बोल रहे थे लास्ट वाले इसमें, हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट बोल रहे थे, 4 क्रोमैटिड्स को हम लोग टेट्राड्स बोल रहे थे। तो वो टेट्राड्स जो है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाते हैं इस स्टेज में, और इसलिए यहाँ पे आकर क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता, सॉरी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और एक नोड्यूल बन जाता है जिसका नाम है formation of recombination nodule, ठीक है। ये नोड्यूल आपका बन जाता है। ये क्या है मैं आपको बड़े आराम से बताती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मैं एक ही को करके बता रही हूँ, ये सारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये आपके दो क्या थे, क्रोमैटिड्स थे, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक
क्रोमोसोम है, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे एक स्ट्रक्चर को मैं क्रोमैटिड बोलती थी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर और ये एक स्ट्रक्चर, इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ नीचे दिखेगा नहीं ना, शायद दिखेगा तो ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या बोलूंगी भाई, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन इस एक स्ट्रक्चर को और अगले वाले क्रोमोसोम के किसी एक क्रोमैटिड को, ये दोनों मेरे लिए क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई बात समझ। ये आपका घर, ठीक है, आपके घर में ये आप एक और ये आपके भाई बहन छोटे बहन है ना, तो ये आप क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। लेकिन ये आपका घर, ये दूसरे किसी का घर, और फिर आप दोनों अगर जो भाई बहन है वो आपके क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे एक घर में जो आपके एक क्रोमैटिड है उसके लिए उसी घर का दूसरा क्रोमैटिड क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। आई बात समझ। लेकिन एक क्रोमैटिड के लिए अगले घर का एक क्रोमैटिड क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगी। आई बात समझ। अब यहाँ पे देखिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। सही बात है, सही बात है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे नोड्यूल बन रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर के साइड पे आपको एक नोड्यूल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे भाई, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एज सिंपल एज दैट, है ना। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं जो यहाँ बताना भूल गई, मैं यहाँ लिखूं भी कहाँ, ठीक है, 4th पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ कि क्रॉसिंग ओवर is an enzyme mediated प्रोसेस, ठीक है। और एक एंजाइम की हेल्प पड़ती है, नेम ऑफ द एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज, ठीक है। रिकॉम्बिनेज नाम का एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है किसमें, आपके क्रॉसिंग ओवर को करवाने में। तो क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, और एक एंजाइम का नाम क्या है जो हेल्प करता है, उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, लिखिए। चलिए बढ़ते हैं डिप्लोटीन के ऊपर। डिप्लोटीन आप याद रख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहली चीज होती है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो आपके बीच में यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जो यहाँ पे बन चुका था आपका क्या, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था ना आपके, कौन सा स्टेज में, पैकेटीन वाले स्टेज में। ये अब क्या हो चुका है, डिसॉल्व होना चालू हो चुका है, यानी अब ये बीच से क्या हो चुका है, हट चुका है। अब मान लीजिए बीच से वो अगर ग्लू हट गया तो क्या जो मैंने चीजें चिपका के रखी थी वो दूर होने चालू हो जाएंगी, दूर होने चालू हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा, क्या देखा कि हमने पैकेटीन वाले स्टेज में क्या हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर वाली चीज भी हुई है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर वाली चीज भी हुई है। तो क्रॉसिंग ओवर वाली चीज पे ये लोग ज्वाइन रहेंगे, ठीक है, नॉट से चीजें ज्वाइन रहेंगी, भले ही मैंने ग्लू हटा दिया है ना। तो ग्लू अगर हट भी गया तो क्या होमोलोगस क्रोमोसोम पूरी तरह अलग हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक नॉट है, एक क्रॉसिंग ओवर वाली साइट है जहां पे वो लोग क्या रहेंगे, ज्वाइन रहेंगे। तो ये मैं लिख सकती हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम start to separate except EXCEPT for the site of crossing over, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के बाकी हर साइड से आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होना चालू कर देते हैं, सेपरेट होना चालू कर देते हैं। यहाँ पे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, ठीक है, और एक बार बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक और बार बनाते हैं, ठीक है। मैं चाहे कितनी भी अच्छी डायग्राम बना लूं या कह सकते हैं बनाने की कोशिश कर लूं, डायग्राम मेरी वैसी ही बनती है बेकार से। ये देखिए,
ये देखिए, ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या दोस्तों आपको? यहाँ पे भी एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये भी दोनों पीछे से जब ऐसे क्या करेंगे, एक दूसरे से क्रॉसओवर करेंगे तो वहां पे भी आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। तीसरी चीज क्या मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि एन एक्स shaped structure called chiasmata is formed. ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम है काइजमाटा वो क्या हो चुका है, बन चुका है। तो ये चीजें होती है किसमें, आपके डिप्लोटीन स्टेज में। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने आखिरी स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 के ऊपर, जिसका नाम है डायकाइनेसिस। ठीक है, डायकाइनेसिस जो है ये आखिरी स्टेज होता है आपका प्रोफेज 1 का। इस स्टेज को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस स्टेज इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा टेक्स प्लेस। ठीक है, जो आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर था जिनको हम लोग काइजमाटा बोल रहे थे, वो आपका कहाँ चले गए हैं, बिल्कुल एंड पे चले गए, यानी कि उनका टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। अब ना यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में डायकाइनेसिस इतना ही था। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ और चीजें, जैसे कि न्यूक्लियोलस आपका जो है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह के ब्रेकडाउन हो चुकी है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोले तो प्रोफेज अब खत्म हो चुका है, उसका बस आखिरी स्टेज चल रहा है, और मेटाफेज बस स्टार्ट हो चुका है। तो उनके बीच में जो स्टेज आ रही है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायकाइनेसिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस का डिसअपियर हो जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाना, और तीसरी चीज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इससे ही अब देखिए यहाँ पे ना एनसीईआरटी में एक और लाइन दी हुई है कि इन सम ऑफ वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट for months और years। समझे क्या बोल रही हूं मैं ये बोल रही हूं कि कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके साइड्स में आपका जो डिप्लोटीन स्टेज है वो महीनों तक भी चल सकता है और साल भर तक भी चल सकता है। आई बात आपको समझ? यानी कि कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स कौन, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। वर्टिब्रेट्स जो हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनके साइड्स में जो आपका डिप्लोटीन स्टेज है, अगर वो मियोसिस कर रहे हैं तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज जो है वो उनके साइड में मंथ से लेकर ईयर्स तक चल सकता है। आई बात आपको समझ? ये कुछ लाइंस थी एनसीईआरटी की जो आपको समझ में आनी चाहिए, याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और मैं बार बार एक चीज बताना आपको भूल जा रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि लेक्चर्स हम लोग करेंगे किसके, 12th स्टैंडर्ड के, है ना, कि जिनका नजदीक आ रहा है टाइम कि हाँ भाई बोर्ड्स देना है, नीट भी देना है, तो उस चीज के लिए मैंने लेक्चर्स बनाना चालू कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेक्चर्स कुछ पार्ट्स में मेरे बने हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि वन शॉट अपलोड करूंगी, तो वन शॉट मुझे शूट करने में टाइम लग रहा है, तो क्या मैं पार्ट्स में अपलोड कर दूं, ये मुझे आपसे पूछना था। अगर किसी को पार्ट्स में चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पार्ट्स में अपलोड करना चालू कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज लेक्चर 5 of cell cycle and cell division. Thank you.